हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके समाजशास्त्र के दूसरे प्रश्न पत्र भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आज इकाई ब के एक पहले भाग को, जिसमें भारतीय समाज की संरचना और बनावट में ग्राम को संलग्न किया गया है, शामिल किया गया है, तो हम ग्राम पर आज चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि गांव क्या है। आप सभी लोग गांव से संबंध रखते हैं। आप सभी लोग गांव की अवधारणा से, गांव के अर्थ से भली भांति परिचित हैं। फिर भी मैं आपको संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि हर समाज की एक संरचना होती है और उस समाज की संरचना का, उसकी विशेषताओं का, उसकी परंपराओं का अध्ययन उस समाज के बारे में हमें पूरी तरह से स्पष्ट करता है। भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, वो इसकी संरचनात्मक विशेषताएं खोजते हैं और फिर भारतीय समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है, क्योंकि आज भी भारत की बहुत अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। उनका जीवन कृषि पर आधारित है। गांव कोई नया शब्द नहीं है। आदिकाल से इसका प्रयोग सामाजिक संरचना को समझाने के लिए किया जाता रहा है। गांव को अगर हम परिभाषित करें तो हम देखेंगे कि गांव एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया, उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं। वह खेतों के चारों ओर बिखरी हुई झोंपड़ियों में, कच्चे पक्के मकानों में निवास करता है। उसकी सामान्य गतिविधियों के केंद्र वही इलाके होते हैं, वही क्षेत्र होते हैं। उनके संबंध, उनके सदस्यों के संबंध बहुत ही अनौपचारिक, प्राथमिक या सरल, आमने सामने के परंपरागत रूप से बहुत ही घनिष्ठ पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं और उसी से संबंधित व्यवसाय करते हैं और उनमें सामुदायिकता की भावना पाई जाती है। सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी उनकी आपस के लोगों से, आपस के समुदायों से ही पूरी हो जाती हैं। इस बारे में A.R. देसाई की एक पुस्तक का उल्लेख करना चाहती हूँ मैं, जो कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र में लिखा है कि गांव ग्रामीण समाज की इकाई है और यहाँ ग्रामीण जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग स्वतः ही प्रकट होता है। ऐसा माना जाता है कि गांव सामूहिक निवास स्थान की पहली स्थापना है। भारत में ज़्यादातर गांव मध्यम आकार के हैं। गांव को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया गया। छोटे गांव जो कि 500 से कम जनसंख्या के हैं, मध्यम गांव जो 500 से 2000 व्यक्तियों के निवास स्थान हैं, और बड़े गांव जो 2 से 5000 के मध्य हैं। तो ये एक मोटा मोटा खाका है भारतीय गांव का। यदि हम इनके आधारभूत लक्षणों को ध्यान से देखें तो हम ये कुछ बिंदु विचार करने के लायक पाते हैं।
जिसमें से पहला एक है कृषि व्यवसाय। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामीण जीवन की सबसे पहली विशेषता अधिकांश सदस्यों का कृषि व्यवसाय पर आधारित होना है। हालांकि ग्रामीण समुदायों में अन्य व्यवसायों को करने वाले लोग होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग कृषि से या कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों से, जैसे कि मुर्गी व्यवसाय है, डेयरी है, पशुपालन है, या अन्य प्रकार के कीट पालन है, या अन्य प्रकार के इसी से मिलते जुलते व्यवसाय हैं। भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का भाग है 75% भाग कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। दूसरी विशेषता या लक्षण जो सामने आता है वो है व्यवसाय में विशेषीकरण का अभाव। आप देखोगे कि भारतीय ग्रामीण समाज के अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय पर आश्रित हैं और सभी व्यक्ति सभी प्रकार का कार्य कर लेते हैं। यानी कृषक आवश्यकता पड़ने पर मजदूर भी बन जाता है, अपना बहुत सारा जरूरी कार्य, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य स्वयं कर लेता है, हर क्षेत्र में ज्ञान रखता है, सब काम अपने हाथों से कर लेता है। इसीलिए उसमें विशेषीकरण का अभाव होता है। जब एक व्यक्ति लंबे समय तक केवल एक ही काम में संलग्न रहता है तो उसका उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, वो जिसे हम कहते हैं विशेषीकृत हो जाता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। तीसरी विशेषता भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, जानते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। सामाजिक जीवन में तो इसका बड़ा ही महत्व है। कृषि आर्थिक उत्पादन की जो इकाई है, तो इस कृषि व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो सारे सदस्य, दूर के, निकट के, रक्त संबंधी, वैवाहिक संबंधी, सब एक छत के नीचे रहते हैं, सामान्य रसोई का प्रयोग करते हैं, एक ही रसोई का, सामान्य संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, सामान्य पूजा, धार्मिक भावनाओं का पालन करते हैं और सामान्य निवास की विशेषता को पूर्ण करते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं और सभी मिलकर कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। फिर है प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध। तो गांव के समाज में सदस्यों का प्रकृति से सीधा संबंध पाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि भारतीय ग्रामीण जीवन पूरी तरह प्रकृति पर आश्रित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांव वाले वर्षा के लिए बादलों पर, फसल पकने के लिए सूर्य पर, अधिक वर्षा से बचने के लिए इंद्र पर, या कम वर्षा के लिए भी इंद्र पर विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं। इस तरह प्रकृति पर आश्रित रहते हैं और गांव के सदस्य प्रकृति से संघर्ष भी करते हैं और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। कारण वही स्पष्ट है कि भारतीय ग्राम कृषि व्यवसाय पर पूरी तरह से आधारित हैं या निर्भर हैं। अगला है ग्रामीण समाज में, ग्रामीण समाज की जो जनसंख्या है वह उसका घनत्व कम होता है। ग्रामीण समाज का क्षेत्र खेतों के कारण बहुत अधिक विस्तृत होता है, परंतु जनसंख्या का घनत्व कम होता है। भारतीय गांवों के सदस्यों का जीवन जनसंख्या के कम घनत्व के कारण नगरों का जो भीड़ भाड़ वाला जीवन है उससे पूरी तरह से भिन्न होता है। दूर दूर रहते हैं लोग, कम लोग एक जगह पर स्थान पर रहते हैं। इस प्रकार से यह इसकी अगली विशेषता स्पष्ट होती है।
आगे हम देखते हैं सजातीयता। सजातीयता किसे कहते हैं? भारतीय जो गांव हैं, समाज के सदस्यों में उनके सजातीयता पाई जाती है, यानी अनुरूपता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। यानी कि उनकी जो जीवन शैली है, उनका रहन सहन है, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवसाय, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार, ये सारी चीज़ें लगभग एक जैसी होती हैं। उनके त्योहार मनाने का तरीका, जन्म, विवाह, मृत्यु और भी कई संस्कारों में उनके जो मनाने का तरीका है, उत्सव मनाने का तरीका है, वह लगभग समान होता है। इसी तरह खान पान भी लगभग उनका समान होता है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि गांव के सदस्यों में एक रूपता पाई जाती है, एक जैसे लोगों में एक जैसे तरीके से कार्य करने का, व्यवहार करने का तरीका एक जैसा पाया जाता है। इसके पश्चात देख सकते हैं हम आधारभूत लक्षणों में अगला, अधिक स्थायी जीवन। भारत के जो समाज हैं, ग्रामीण समाज हैं, उनमें सदस्यों का जीवन अधिक स्थायी है। परंपरागत आदर्शों, अंधविश्वासों और धर्म की प्रधानता के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कम होता है। इसमें नवीनता का कोई स्थान नहीं होता। तो इस तरह से इनका जीवन कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक एक जैसा बना रहता है। कारण यह भी है कि संयुक्त परिवार हैं, तो जो परंपरागत आदर्श हैं या जो भी उनके विश्वास हैं, वो इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होते। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित तो हो जाते हैं, लेकिन नियंत्रण में रखते हुए। पहली पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी को उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को, उन विश्वासों को सिखाती है और नियंत्रण में भी रखती है कि वह उसको भूले नहीं, उसका पालन अवश्य रूप से करें। और इसी तरह से संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तो होता ही है, अपितु तीसरी पीढ़ी तक भी होता है, क्योंकि वो संयुक्त परिवार में तीन पीढ़ियां, कम से कम तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तो इस कारण ये कहा जा सकता है कि उनमें स्थायित्व पाया जाता है, उनके जीवन में या उनके संस्कारों में या उनके व्यवहारों में, उनकी परंपराओं में। इस तरीके से अधिक स्थायी उनके रीति रिवाज और जीवन का ढर्रा हो सकता है, जीवन शैली हो सकती है। इस तरह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।